सवाल तो शहर के हर शख्स के दुख को खुद में समेटने वाला पेटला वध भी कर रहा है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जहां हर रोज जिंदगी जिंदा दिली से आगे बढ़ती थी, वहां आज इतनी तड़प और तबाही क्यों है? इस हादसे का गुनहगार कौन है और क्यों पहले से ही आगाह करने के बावजूद नहीं जागी सरकार? आज सवाल इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। पेटला वध हादसे के पीड़ितों के आंसू पोंछने आज भी सीएम शिवराज ने किया 17 गांव रायपुरी और रामगढ़ समेत कई गांवों का दौरा। मृतकों के घर वालों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पेटला वध हादसे की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन। मुख्य सचिव ने बैठक में 14 से 30 सितंबर तक सघन चेकिंग और 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। हादसे पर फिसली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की जुबान। कहा, विस्फोटकों की तलाशी लेने घर घर नहीं जा सकते अफसर। असंतुष्टों के अलग कांग्रेस चलाने की घोषणा के बाद नरम पड़े अरुण यादव। कहा, जिन्हें पीसीसी में जगह नहीं मिली उन सम्मानीय नेताओं को जल्द सौंपा जाएगा नया दायित्व। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे अजीत जोगी। दिल्ली से आला कमान के निर्देश पर बना चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। जांजगीर चांपा में हाईवे पर चक्का जाम करना कांग्रेस को पड़ा महंगा। जिला अध्यक्ष मंजू सिंह समेत 28 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। पेंड्रा के पूर्व पंचायत अध्यक्ष के पति के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। व्हाट्सएप पर डाला था विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ पोस्ट। उमरिया में 60 लाख का गांजा जब्त। ट्रक ड्राइवर और एक तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से लाया गया था नशे का सामान। जगदलपुर में एसबीआई ब्रांच में डकैती की कोशिश। पिछले दरवाजे से बैंक में दाखिल हुए बदमाश लॉकर तोड़ने की कोशिश की। 3 कंप्यूटर और कुछ सामान लेकर भागे। और दमोह के एक ढाबे पर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 11 युवक 2 युवतियां गिरफ्तार। नेपाल यूपी के शहरों से लाई गई थी कॉल। Program is sponsored by CXCT. तो पेटला वध में भी शनिवार सुबह रोजमर्रा की तरह जिंदगी हर रोज की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने हर शख्स को पहले खौफजदा और बाद में शोक में डुबा दिया। पहले सिलेंडर और फिर जिलेटिन रॉड की वजह से हुए विस्फोट में 100 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। सैकड़ों परिवार बिखर गए। सड़कें शवों से पट गई। लाशों के ढेर लग गए। अस्पताल में मरीजों और शवों को रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी और अंतिम संस्कार तक के लिए मुक्ति धाम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। पहले अपनों को खोने का दर्द और फिर हादसे के पीछे सामने आई जिला प्रशासन की घोर लापरवाही लोगों को रह रहकर आज भी साल रही है। आखिर विस्फोटकों का लाइसेंस देने के बाद क्यों उनके भंडारण की पड़ताल नहीं की गई? नियम के मुताबिक डेटोनेटर और जिलेटिन के गोदाम सघन बस्ती में कैसे आ गए? ऊपर से जब लोगों ने पहले ही जन सुनवाई में बस्ती में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक रखे जाने की कई दफा शिकायत की, लेकिन फिर भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और क्यों बार बार गुहार के बाद भी गोदाम को बस्ती के बाहर शिफ्ट नहीं कराया गया? शायद अगर वक्त रहते सोता प्रशासन जाग जाता तो पेटला वध सैकड़ों जिंदगियों का शमशान घाट न बनता। पेटला वध में हुए धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि खुद मध्य प्रदेश के मुखिया को घटना स्थल पर 2 बार जाना पड़ा और मुआवजे का मरहम लगाना पड़ा। लेकिन अफसोस, हमारे हुक्मरान शवों पर भी सियासत करने से बात नहीं आते। तभी तो असहनीय पीड़ा झेल रहा पेटला वध भी ओछी राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है। हादसे के प्रभावित परिवारों की मदद की बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। माना कि झाबुआ में उपचुनाव नजदीक है, लेकिन क्या यह सियासी रोटियां सेकने का सही वक्त है? बिल्कुल नहीं। मगर अफसोस, इतनी बड़ी विपत्ति और हादसे पर भी हमारे देश में होती है तो सिर्फ सियासत। दर्दनाक हादसे पर बेदर्द सियासत। मातम में भी साधा जा रहा है मतलब।
झाबुआ के पेटलाबाद में हुए दिल को दहला देने वाले हादसे में पीड़ित परिवारों के आंसू अभी सूखे भी नहीं कि इस दर्दनाक मामले को लेकर भी बेदर्द सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीड़ित परिवारों की पीड़ा और मामले की संवेदनशीलता को समझने की बजाय सभी सियासी दल इसे बतौर चुनावी हथकंडा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस इस घटना को भी सरकार को घेरने का सुनहरा अवसर समझकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ अब सरकार के अपने मंत्री भी मैदान में कूद पड़े हैं। वैसे भी विपक्ष आरोप लगाए और सत्ता पक्ष पलटवार न करे, राजनीति के गणित में ऐसा कम ही देखा जाता है। लिहाजा बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर शवों पर सियासत का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ऐसे मौकों पर राजनीति से दूर रहने की नसीहत भी दे डाली। राजनीति की रोटियां लाशों पे सेकने वाली कांग्रेस को वहां की जनता करारा जवाब देंगी, मध्य प्रदेश की जनता करारा जवाब देंगी। आज इनकी दुर्गति इसी कारण हो रही है। कांग्रेस आज जो रसातल में जा रही है, इस प्रकार के झूठे और गलत मुद्दों को हवा में उछालकर आज कांग्रेस की दुर्दशा है और सच सामने आएगा। हमारी मांग है कि इस पूरे घटना की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और मुझे पूरा अंदेशा है, क्योंकि बिहार और झाबुआ में उपचुनाव होना है। गोधरा पार्ट 2 का रिपीटेशन का कोई बड़ा कार्यक्रम और पेटलावद में होने वाला है। जो मुख्य आरोपी है, जिसको अभी तक सरकार ने नहीं पकड़ा है, तत्काल प्रभाव से उसकी पकड़ होनी चाहिए। झाबुआ धमाके को कई घंटे का वक्त गुजर चुका है और मलबे से सभी लाशें भी लगभग निकाल ली गई हैं, लेकिन इस शहर को मिले जख्म कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि तबाहियों के इस टीलों के नीचे कभी एक पूरा इलाका आबाद हुआ करता था। अब सिर्फ और सिर्फ दहशत से मिली हुई बुनियाद का नाम बनकर रह गया है झाबुआ, जहां बची है तो सिर्फ टूटी दीवारें, जहां तहां बिखरे पड़े त्रासदी के निशान और अपनों की याद में रह रहकर उमड़ता आंसुओं का सैलाब। जो हादसे के मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा को अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर देख आक्रोश का रूप अख्तियार करते जा रहा है। हालांकि हादसे के बाद सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजे का मरहम लगा रही है, लेकिन क्या मुआवजे का मरहम हादसे में जान गंवाने वालों की जिंदगी वापस ला पाएगा? क्या सरकारी खजाने से दी जाने वाली रकम पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछ पाएगी? क्या कभी सरकारी जांच में लापरवाही के असल दोषी सामने आ पाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो झाबुआ ब्लास्ट के बाद प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गूंज रहे हैं और चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं जिम्मेदारों से। आखिर 100 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस भयावह हादसे का दुश्मन, जिसकी एक गलती ने सैकड़ों परिवारों को तहस नहस कर दिया, पल भर में सैकड़ों जिंदगियों को भी किसी की इमारत की तरह ही जमींदोज कर दिया। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब मौत के सामान तमाम नियम कायदों का खुलेआम बनाए मजाक, सिस्टम की लापरवाही लील जाए, सैकड़ों निर्दोषों की जान और दर्दनाक हादसे पर भी शुरू हो जाए बेदर्द सियासत, तो सवाल उठते हैं। क्या प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुआ पेटलावद में हादसा? क्या न्यायिक जांच से सामने आ पाएगा हादसे का सच? 100 से ज्यादा मौतों पर सियासत कहां तक जायज? तो मामला वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने भी इस पेटलावद हादसे पर दुख प्रकट किया, श्रद्धांजलि प्रकट की, लेकिन अफसोस कि हमारे ही देश के कई नेताओं की जुबान तक नहीं खुली इस भीषण हादसे पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से शैलेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, 12 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक जरा सी चूक से शर्म ज्यादा है, अफसोस ज्यादा है, दुख ज्यादा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत विभत्स दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटना की किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी भी प्रकार की कोई भी शासन व्यवस्था हो, इस प्रकार की विभत्स घटनाओं दुर्घटनाओं का कोई स्थान नहीं, कोई स्वीकार्यता नहीं। बहुत गहन दुख है, और न सिर्फ दुख की बात नहीं है, आक्रोश
स्वाभाविक है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सबके मन में एक आक्रोश है। इस प्रकार की दुर्घटना आखिर क्यों हुई, ये प्रश्न सिर्फ प्रदेश के या आपके इस मीडिया कक्ष में नहीं, सबके मन में ये प्रश्न है, हमारे मन में भी प्रश्न उठता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद में इन घटनाओं में आखिर प्रशासन तंत्र और प्रशासन तंत्र की हुई कुछ मानवीय चूक या व्यापार व्यवसाय करने वाले हम आप जैसे ही लोग जो इस प्रकार के व्यवसाय में हमारे बीच के ही लोग होते हैं, वो सारे लोगों की जिम्मेदारियां किस प्रकार की, इन सब चीज़ों के बारे में सबको विचार करके इस प्रकार का तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं पर सोचना ही पड़ेगा कि आगे कहीं इस प्रकार की पुनरावृत्तियां ना हो। नहीं, इसके पहले भी कई बार विस्फोट हुए थे, कई अलग अलग शहरों में, पटाखा दुकानों में, या फिर 161 ट्रक जब गायब हुए थे मध्य प्रदेश में, उनका कुछ पता नहीं चला था, जिनमें विस्फोटक भरा हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता था। लोगों ने कई बार शिकायतें की, जनसुनवाई तक में पहुंचे, अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। अब इसमें कैसे इसको मान ले कि मानवीय चूक या जरा सी लापरवाही थी? अगर वक्त रहते लोगों ने जगाने की कोशिश की थी, आपका प्रशासन नहीं जागा। मैंने नहीं कहा जरा सी लापरवाही, आप इस शब्द का प्रयोग ना करें, जरा सी लापरवाही नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही कहा कि बहुत विभत्स दुर्घटना है, इसकी किसी भी प्रकार से इसको ये किसी भी शासन व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है इस प्रकार की घटनाएं होना। इसमें निश्चित रूप से जो कुछ भी जिस तरफ भी आप प्रश्नों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो आपने सीधा सवाल, इन 100 मौतों के 102 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार आपकी नजर में? इसी सारी चीजों को ठीक तरीके से सबके सामने लाने के लिए तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की तत्परता दिखा करके जांच की जो आवश्यकता थी उसको उन्होंने तुरंत प्रारंभ किया है। जो कुछ भी किया जा सकता है, जो चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या किसी और स्तर पर, जो भी लापरवाहियां हैं, आपने जो कहा कि लोगों ने शिकायतें भी करी, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है कि शिकायतें कहां पर हुई, लेकिन अगर शिकायतें हुई हैं उसके बाद भी कार्रवाइयां नहीं हुई है तो सब चीजें उस बिंदु, सारे जांच के बिंदु उस जांच की कार्रवाई में आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जिस तरह से इसको, जिस गंभीरता से उन्होंने सारी चीजों को, जितना तत्परता से उन्होंने लिया है, वो तुरंत वहां पर न सिर्फ गए हैं बल्कि लगातार 2 दिन से वहां हैं। और इसका ये नहीं है कि मैं उसका कोई ये कहना चाहता हूं, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने समझी है, जिम्मेदारी समझ करके वो वहां पर हैं और सारी जो भी लापरवाहियां इसमें हुई है वो सब सामने आएंगे। और किसी भी अपराधी को, कोई भी दोषी हो इसमें, उसमें किसी प्रकार की कोई किसी को छोड़ने का या किसी के ऊपर कोई दया करने का कोई कारण नहीं। चलिए पंकज जी, सरकार ने अपनी ओर से न्यायिक जांच का भी ऐलान कर दिया, सीएस भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, एनआईए और बाकी एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। अब आप सीबीआई जांच के फिर पीछे पड़ गए। जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी, घटना हुई थी, चंद घंटे बाद ही अरुण यादव इस तरह के बयान देते कि गोधरा पार्ट 2 बनाने की कोशिश की गई। ये कौन से स्तर की राजनीति? देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि अरुण यादव जी क्या बयान देंगे, उनके बयान का स्तर क्या होगा, ये शायद आप निर्धारित नहीं करेंगे। अरुण यादव जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता आप गोधरा से इस पूरे कांड को जोड़ रहे हैं? आप समझते हैं गोधरा से जोड़ने का मतलब क्या होता है? पंकज जी, आप सांप्रदायिक उत्तर सुन ले मेरे मित्र, मैं समझ गया आपका, ले जा रहे थे उस पूरे मैं आशय समझ गया आपका। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं भी समझता हूं कि गोधरा पार्ट 2 का मतलब क्या, अरुण यादव जी भली बात ही जानते हैं। और आप भी समझ रहे हैं, आपने खुद उस बात का उल्लेख किया सांप्रदायिकता की ओर, और हम यानी कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं। 2 चीजें हैं इस पूरे घटनाक्रम में। उस व्यक्ति की, राजेंद्र कसावा की, जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में 3 बार कलेक्टर महोदय को शिकायत की जाती है। लिखित में वो शिकायत की जाती है कि उन्होंने शहर के बीचों बीच में विस्फोटक एकत्रित करे। उनके लाइसेंस की स्थिति है या नहीं, क्या स्थिति है, ये आज तक सरकार को नहीं पता। डीजीपी साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक अभी इस मामले में स्पष्ट नहीं कि लाइसेंस की क्या स्थिति है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब उनके बारे में शिकायत की जाती है तो उनके लाइसेंस होने या ना होने की बात भी यदि की जाए तो शहर के बीचों बीच आप इस प्रकार के विस्फोटक नहीं रख सकते। इस प्रकार के विस्फोटक के 2 लाइसेंस होते हैं, विस्फोटक के अलग, मैगजीन के अलग। मैगजीन की 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, वो शहर के बाहर रखी जाती है, और जिसके पास विस्फोटक का लाइसेंस होता है वो मैगजीन से विस्फोटक परचेज करता है और विस्फोट के लिए जहां उसको खनन के लिए या बोरवेल के लिए जो वहां यूज करता है। पर इसमें सारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए आशंका जाहिर कर रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सत्ता सूत्रों का उपयोग करके शहर के बीचों बीच विस्फोटक रखे, उनका उद्देश्य क्या था। क्योंकि एक चीज और आप जान लीजिए कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, और जिलेटिन में तब तक विस्फोट नहीं होता दीपेश जी जब तक उसमें करंट प्रभावित ना हो। गैस सिलेंडर के बाद जिलेटिन के गोदाम में
यूरिया होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जिससे उसमें करंट पास हुआ? ये किसी भी विस्फोटक विशेषज्ञ से पूछ लीजिएगा कि जिलेटिन रॉड में जब तक करंट पास नहीं होता उसमें एक्सप्लोजन नहीं होता। तो ये सब संदेह की बातें हैं और सरकार पहले दिन से गैस सिलेंडर की लाइन पर चली कि गैस सिलेंडर फटा, उसके बाद जिलेटिन में विस्फोट हुआ। जिलेटिन में विस्फोट हुआ कैसे? जिलेटिन को अब आग में भी डाल देंगे तो जिलेटिन में विस्फोट नहीं होता। तो ये सारे सूत्र हैं जो इशारा करते हैं कि देश में बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, पास में गुजरात लगा हुआ स्टेट है, तो संभव है और आशंका जाहिर करने से आप राजनीतिक व्यवस्था में रोक नहीं सकते। तो इसलिए यदि अरुण यादव जी आशंका जाहिर करते हैं कि गोधरा की जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति का षड्यंत्र हो सकता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस सरकार का जिम्मा है कि जांच करे। और कांग्रेस पार्टी ने और मांग करी थी, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हमने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि जिले के कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम, क्योंकि ये 4 लोग मुख्यतः विस्फोटकों की रखरखाव और के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि टीआई को सस्पेंड कर दिया। तो कौन है वो जो बड़े अफसरों को बचाना चाहता है? क्या एसडीओपी और एसडीएम पर भी कार्रवाइयों ने भी सस्पेंड किया गया? सस्पेंड नहीं किया दीपेश जी, ट्रांसफर किया है। पूरे घटनाक्रम में 100 लोगों की मृत्यु के बाद भी सिर्फ टीआई सस्पेंड किया है, एसडीओपी और एसडीएम का तबादला किया है। जी, लाइन अटैच है। एसडीओपी लाइन अटैच नहीं होते मेरे मित्र। आईजी ऑफिस में उन्हें अभी शिफ्ट कर दिया है, जो हमारे पास शाम को खबर आई। उनका तबादला किया है, मुझे है जानकारी, तबादला किया है। हम इन अधिकारियों के निलंबन की मांग कर रहे थे। दूसरा, इन सारे अधिकारियों पर कानूनी प्रकरण दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, क्योंकि ये आपराधिक लापरवाही है। आपने 100 से अधिक परिवारों को, 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु कर दी, न जाने कितने परिवारों को व्यतीत कर दिया। और पीड़ा की बात दीपेश जी यह है कि लगभग 3 दिन पूरे होने के बाद भी आज भी सिर्फ मुआवजे के मर्रम के अलावा जांच की दिशा में कुछ होता नहीं दिखता। क्या मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी अक्षम, लचर और लाचार है कि एक व्यक्ति को 72 घंटे बीतने के बाद नहीं ढूंढ सकती, जो इतने बड़े घटनाक्रम का आरोपी है? तो ये सब सवाल हैं जो कांग्रेस जनता के बीच रखना चाहती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शैलेंद्र जी। बहुत सारे सवाल। सबसे पहले तो यही कि राजेंद्र कासवा जो से अलग अलग आपकी पार्टी के अलग अलग पदों से जोड़कर देखा गया है, शाम होते तो एक तस्वीर ये भी आई कि वो आरएसएस के गणवेश में है। इसके बाद ये भी खबरें आई कि जिस दिन हादसा हुआ था आरएसएस के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे थे वहां लोगों को बचाने के लिए। इन तमाम चीजों को जोड़कर क्या कोई जवाब है कि बीजेपी का, अब आप कह रहे हैं कि उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या ये सफाई हजम होगी इतनी आसानी से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं। अपराधी अपराधी होता है। और जो बात शुरू से प्रारंभ से आपने भी कही अपने कार्यक्रम में, घिनौनी राजनीति, इसकी शुरुआत अगर कांग्रेस इस प्रकार से करना चाहती है, वो प्रदेश अध्यक्ष तुरंत फुरत में जल्दीबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बिना किसी सबूतों के, बिना किसी बात के 4 कार्यकर्ताओं ने उनको कोई बात कही और प्रदेश अध्यक्ष जैसा जिम्मेदार व्यक्ति बिना किसी उसके कह दे कि ये पार्टी का कार्यकर्ता ये है वो है ऐसा वैसा। आखिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात का जवाब दिया कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि जब इतना जिम्मेदार व्यक्ति एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाएगा तो पद पर बताया गया था कि कोई पद भी वो व्यापारी प्रकोष्ठ का, जब पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है तो प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने का प्रश्न नहीं होता। गणवेश में जो चित्र शैलेंद्र जी, उस पर कोई टिप्पणी? पंकज जी, आपको मैंने पूरा सुना है। नहीं, मैं बस चुप हो गया इतना बोलकर। मैं आपके साथ, देखिए, मैं बिल्कुल इस पर इस मुद्दे पर जितनी गंभीर घटना हुई है, मैं किसी प्रकार की राजनीति ना आपसे अपेक्षित करता हूं। मैंने भी अपने प्रथम वक्तव्य में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे शैलेंद्र भाई। मैं आपको, अब आपने कहा है मेरा जवाब सुन लीजिए। जी बोलिए प्लीज। मैं आपको, आप जितना सोशल मीडिया के जिन चीजों को लेकर के आप कह रहे हैं कि आप गारंटी ले सकते हैं कि उसमें मार्फिंग नहीं हुई इस चित्र में? अगर आप ले सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, मेरे पास वो चित्र उपलब्ध है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ की गणवेश पहन करके कार्यक्रम में, इसका मतलब वो संघ के स्वयंसेवक हो गए। मैं उसका उपयोग करूं आज इस चर्चा में? आप इस प्रकार की बात अगर आप करना चाहते हैं, राजनीति से बचना है, हम सबको बचना। मैंने कहा किसी भी शासन व्यवस्था में इतनी विभत्स घटना स्वीकार्य नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है सर? ठीक है, आप जैसे गंभीर व्यक्ति को हम सोशल मीडिया में क्या क्या चलता है, उनकी सबकी कितनी मार्किंग हो सकती है, लेकिन मुझे इतनी अपेक्षा इस पार्टी से, कांग्रेस शैलेंद्र जी सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहे हैं कि इतनी बार कार्रवाई की मांग की गई। पहले ये भी बताया जा रहा है कि एक हादसे में ही उसके भाई की भी मौत हो चुकी थी, इसके बावजूद वो शहर के बीचों बीच पूरा विस्फोटक का गोदाम बनाकर बैठा था और किसी अधिकारी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक बार जाकर जरा देखे तो उसे क्या चल रहा है। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण से कुछ चीजें अगर हुई हैं तो उसको किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। आज आप कहते हैं किसी चीज को लेकर के इतनी त्वरित कार्यवाही, अगर उन्होंने कोई जांच के लिए एसआईटी से लेकर के न्यायिक जांच की बात कही है तो उसको
जो धाराएं लगना होंगी वो बिल्कुल लगेंगी। शैलेंद्र जी, हत्या के प्रयास करनी, हत्या की ऐसी जांच रिपोर्ट से ना तो आज तक किसी को सजा मिली, ना किसी पीड़ित को इंसाफ मिला है। ऐसे जब घटनाएं हुई हैं ऐसी रिपोर्टें साल 2 साल 5 साल बाद आई हैं और उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं। इसलिए ऐसे जांच रिपोर्ट का फिलहाल वास्ता मत दीजिए, हवाला मत दीजिए, क्योंकि इससे कोई मरहम नहीं लगने वाला। आऊंगा आपके पास शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेश जी भी हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी हम ले लेते हैं। राजेश जी, ऐसे हादसे के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी कि पेटलावा जैसी छोटी सी जगह, इसका नाम ही मध्य प्रदेश के लोगों ने ना सुना होगा, वहां पर इतना भीषण हादसा कि 100-102 लोगों की मौत, 100 आज भी जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा है। इस हादसे पर पहले तो आपकी टिप्पणी लेंगे कि कौन जिम्मेदार है, और दूसरी बात ये जो सियासत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत की बात को मैं पहले एक तरफ रखता हूँ। सबसे मुख्य बात ये घटना क्यों हुई, और आपने कहा अकल्पनीय घटना क्यों हुई। मैं आपसे ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मध्य प्रदेश में कई शहर, एक नहीं कई शहर बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सारी प्रशासनिक मिलीभगत से ये चीज़ें होती हैं कि आपको लाइसेंस मिला है, कितनी क्वांटिटी का मिला है, स्टोरेज कहाँ करना है, शहर के बीच हो ही नहीं सकता है, कौन कर रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा है। अगर उसके बारे में तो इस पे तो बहुत साफ साफ आया है कि जनसुनवाई के दौरान लोगों ने मुद्दा उठाया, क्योंकि वो बस स्टैंड के पास में अगर कोई जिलेटिन रखे हुए हैं तो ये सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं है, और उसके बारे में बोला गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो छोड़िए, ये तो बात हो गई लोअर निम्न स्तर की, आपका जो जिले ढांचा है प्रशासन का, वहां पर ये सांठगांठ हुई है। इनको सप्लाई किसने की, एक्स्ट्रा क्वांटिटी कहाँ से सप्लाई हुई? जब ट्रक पकड़े गए थे 100-150 ट्रक पिछले चंद सालों पहले, आज तक उसका राजफाश नहीं हुआ कि वो कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, क्यों होता था, ये धंधा गोरख धंधा कैसे चल रहा है, विस्फोटकों का जो अवैध तौर पर अफरा तफरी का माहौल कहाँ से चल रहा है, इसकी कोई जांच लॉजिकल एंड तक अगर पहुंचता तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टॉक नहीं होता, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। फिर ये इसका मतलब है कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस के संरक्षण में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस से जुड़ा हुआ है, जो कासवा को इतनी अनुमति दे रहा है और इतना माल उसके पास पहुंचा रहा है। तो ये पहुंचाने वाले कौन है? ये लोग जब तक एक्सपोज नहीं होंगे तब तक एक लाइसेंसधारी को करके कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज ये है कि इस सारे एक्सप्लोसिव एक्ट के सारे मामले में आज आपने कार्रवाई के निर्देश दी, लेकिन आपको एक सघन चेकिंग आज आपको याद आ रही है, इसके बारे में नियमित तौर पर परीक्षण होना चाहिए। एसडीएम और पुलिस और एसडीओपी सबकी एक गाइडलाइन है कि किस तरह से इनकी चेकिंग होना है। कुछ जगह आपकी कितनी बार चेकिंग की। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सीके सरवटे हैं, जो मध्य प्रदेश के विस्फोटक विशेषज्ञ जिनको बुलाया जाता है, उन्होंने 3 महीने पहले इस मामले में चेतावनी दी थी कि झाबुआ जिले में अवैध तौर पर एक्सप्लोसिव लाए जा रहे हैं, और प्रमुख सचिव गृह को ये दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पर आज तक प्रमुख सचिव गृह ने कोई कार्रवाई नहीं की, और न उन पर कोई कार्रवाई हुई। वो तो पदोन्नति होकर अब एसीएस भी हुए हैं शायद। तो ये क्या कर रहा है हमारा शासन प्रशासन? अकेले छोटे एक टीआई या एसडीओपी या एसडीएम को निपटाने से थोड़ी कुछ होता है। बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं शैलेंद्र जी से, लेकिन उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ है भोपाल से, योगेश। योगेश जी, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, कसाबा के ऊपर आरोपी कसाबा के ऊपर धारा 304 में मामला चलाएंगे या 304A में जैसे एंडरसन के खिलाफ चलाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है आपका शैलेंद्र जी। 102 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आप हमेशा एंडरसन को ये कहते आए कि वो 5000-10,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जबकि सीधे सीधे उसकी कोई भूमिका, ये कह सकते हम मानते हैं कि उसकी भूमिका थी। इस मामले में आपकी सरकार क्या करने वाली है? अब मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, इसलिए धारा के विषय में तो नहीं बता सकता योगेश जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो एक हत्या का मुकदमा जिस प्रकार का बनता है, उससे नीचे कोई, उससे कम कोई गैर इरादतन हत्या होती 304A या 304 इसमें गैर इरादतन का तो मुझे नहीं लगता कि 302 में सीधे सीधे आप हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकते। मुझे मैंने कहा ना कि धाराओं के विषय में मैं धारा नहीं कह सकता कौन सी होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो इस हत्याकांड के लिए जिस प्रकार की धारा होनी चाहिए वही लगेगी और उसी के तहत कार्रवाई होगी। गिरफ्तार तो कीजिए, 48 घंटे बाद भी आपकी पुलिस प्रशासन सबको धता बताते हुए कहां फरार हुआ है किसी को पता नहीं। एक और कॉलर है हमारे साथ में, कमलेश जी हमारे साथ में। कमलेश जी, अपना सवाल कीजिए। सर, ये जो मौतें हुई हैं, हाँ, अपन क्या ऐसी मौतें और भी देखना चाहते हैं कि इसमें कोई प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा? जब मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ खाद बीज की दुकानों के अंदर ये जिलेटिन बेचे जा रहे हैं, इसके प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? चलिए, एक और आप, शुक्रिया कमलेश जी अपना सवाल करने के लिए। सागर से एक और दर्शक है हमारे साथ में, कमल देव जी, अपना सवाल कीजिए। महादेव जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार। जी, हमारा सवाल ये दोनों नेताओं से है। हाँ,
कि आज तक हम पब्लिक जो है ना ठोस कार्रवाई करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, गोली मार दी जाएगी, ये सुन सुन के कान पक गए हैं। हमें एक प्रश्न है इन लोगों से कि पहले तो शासन और प्रशासन से प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग से मौत का सामान इकट्ठा कर दिया जाता है, और जब मौत हो जाती है तो ये लोग सब बस ये डायलॉग बाजी करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पहले ही क्यों ये सोते रहते। बिल्कुल बिल्कुल यही कि आग लगने पर शैलेंद्र जी ये एक मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की शायद ये नियति बन गई कि जब आग लगेगी तभी हम कुआं खोदने जाएंगे, हम पहले से नहीं चेत। कहाँ व्यस्त रहते हैं आपके अधिकारी, कहाँ व्यस्त रहते हैं आपके अफसर? गृह सचिव को क्या इतनी फुर्सत नहीं थी कि जो बात सामने आई थी, इतने विशेषज्ञ अगर कोई बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाता? सीधे सीधे आप कटघरे में खड़े। दीपेश जी, इतने दावे से बात नहीं कही जा सकती कि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कौन सी बात किसके, हम आज उस संदर्भ को लेकर के यहाँ बात करें जिसके बारे में पेटलाबाद में घटना हुई। मैं आपकी बात मैं आपको आसान कर देता हूँ, आपकी आसानी कर रहा हूँ मैं। शैलेंद्र जी एक मेरी लाइन सुन लीजिए। जब पेटलाबाद की घटना होती है, आज पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर छापे पड़े हैं, भिंड में भी, मुरैना में भी, ग्वालियर में भी, होशंगाबाद में, तमाम जगह मीडिया ने कई जानकारी दी, कहीं खुद से अधिकारी गए। अगर ये सब कुछ पहले कर रहे होते तो 102 बेकसूर लोग नहीं मारे होते। शैलेंद्र जी दुख इस बात का। दीपेश जी देखिए, कुछ व्यापार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार की चीजें होती हैं, मैं सिर्फ एक व्यापार की बात नहीं करता, हर प्रकार का व्यापार करने के लिए हमारे नियम कानून कायदे बने हुए, इसमें कोई शक नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो बात निश्चित रूप से ठीक है। उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो नियमित रूप से उसकी जांच करे। लेकिन हमेशा छापेमारी की जाती है ऐसा नहीं होता प्रशासन में। लेकिन निश्चित रूप से जब दिवाली, दशहरा, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जब विस्फोटकों का ज्यादा संग्रह किया जाता है, उस समय प्रशासन अपने हिसाब से उन चीजों को करता है। इस दुर्घटना के होने के पीछे ये दुर्घटना ऐसा तो नहीं है कि लगातार कोई हर जगह हर शहर में घटित हो गई, लेकिन हाँ विभत्स दुर्घटना हुई। इसके कारण बहुत सारे आज अनेकों प्रश्न आएंगे, शिकायतों और ये सब चीजों को लेकर के बातें आएंगी। लेकिन इन सब बातों की जल्दी से जल्दी हमारे सामने निराकरण आ सके, उन पर कहां कोई गड़बड़ हुई है, आगे कोई चीज ना हो, इसके लिए छापामार कार्रवाई आज की गई है। तो इस कार्रवाई को लेकर के हमको इस कार्रवाई को भी प्रश्न चिन्ह पर नहीं खड़ा करना चाहिए। देखिए दीपेश जी, कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि ये मैंने भी निवेदन किया और आदरणीय सिरोटिया साहब ने भी कहा कि इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के आला अफसरों तक को थी कि झाबुआ में विस्फोटकों का जखीरा मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई इसलिए बनती है कि इस सारे घटनाक्रम से ये संदेह स्थापित होता है कि मुख्यमंत्री जी अफसरों को बचा रहे हैं। एक टीआई को निलंबित करने से काम नहीं चलने वाला। और जिन लोगों ने 3 महीने पहले इस कार्रवाई की, इस सूचना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है। और दीपेश जी, ये सबसे बड़ी विसंगति इस मध्य प्रदेश की थी। लगातार हादसे होते हैं, मेरे जहन में 2 हादसे आते हैं, रतनगढ़ का और धारा जी का। दोनों मामले में प्रथम दृष्टया एसपी कलेक्टर को दोषी पाया गया, जांच हुई, जांच के बाद वो सब अधिकारी निर्दोष घोषित कर दिए गए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस सब मामले में भी यही होगा कि अभी बहुत दबाव बनेगा, हम आप सब लोग चिल्लाएंगे तो 2 दिन बाद हटा दिए जाएंगे, पर साल 1.5 साल बाद मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक ऐसे अधिकारियों को कड़ा दंड नहीं मिलेगा तब तक दीपेश जी व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दीपेश जी खिलौना समझ लिया है। उसका कारण यह है कि जो उनके नेता है, प्रशासनिक मुखिया है, मुख्यमंत्री जी, उनका प्रशासन लचर लाचार कमजोर है और वो अधिकारियों पर नकेल नहीं डल पाते। तो क्या कारण है? मुझे शैलेंद्र जी एक उदाहरण बता दें कि मध्य प्रदेश से किसी बड़े हादसे में एक भी आईएएस को सजा हुई है। हम तो सिर्फ यही सवाल करें जो सिरोटिया साहब ने किया कि 3 महीने पहले प्रदेश के गृह सचिव साहब के पास ये जानकारी थी, उन्होंने कौन सी कार्रवाई करी? यदि कार्रवाई नहीं करी तो मुख्यमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया? ये त्वरित घटनाक्रम नहीं है, ये राजनीति है, अभिनय है कि हाँ जनता के बीच बैठकर आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं 2 लाख दूंगा, फिर 5 लाख दे दूंगा, सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, 10 लाख दूंगा। आप क्या बोली लगा रहे हैं मौतों की? आप कांग्रेस के ऊपर नंद कुमार जी सवाल उठा रहे हैं कि लाशों पर राजनीति। मुझे लगता है दीपेश जी की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री जी को बड़ा मानते हैं, वो स्वीकार करते कि हाँ ये हमारे लोगों की गलती है और मैं सेक्रेटरी होम से लेकर कलेक्टर एसपी की सबको तत्काल जो कड़े से कड़ा प्रशासनिक दंड वो देता हूं और भारत सरकार से बात करूंगा कि इनको निलंबित किया जाए। तो लगता है कि जनता की हितैषी है, पर जनता की वाकई हमारी अफसरशाही इतनी लचर, इतनी ढीठ हो चुकी कि किसी के सुनने को तैयार नहीं। इस पर राजेश जी आपसे पास जवाब भी लूंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त ग्वालियर से एक दर्शक है हमारे साथ में। राजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। सर मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा आप लोगों से। ऐसी ग्वालियर में अवैध खदानें चल रही जो ब्लास्टिंग द्वारा होती हैं।
जो रहने वाली जगह में है, जैसे दीनदयाल नगर में पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसी शंकरपुर स्थित गांव है जिसमें अवैध बुलेटिन ब्लास्ट किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसे ही कांड होगा जब इस पर ध्यान दिया जाएगा? ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। रीवा से एक और दर्शक है हमारे साथ में। रमेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, सब लोगों को गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा ये सवाल था, इतने सारे सर ये घटनाएं घटी है सर, इसमें एसपी साहब और कलेक्टर साहब को जो भूमिकाएं बताई जा रही थी, घर घर जाके देखा जा सकता है क्या? ये सर पॉसिबल, मतलब अपने जीवन में तो इतने सारी घटनाएं घटी है, आज तक किसी ने कोई निराकरण नहीं किया। चलिए, शायद आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। दो जानकारी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते। सिंगरौली में भी कुछ साल पहले, सभी को याद होगा, इस तरीके से SECL में विस्फोट हुआ था और वहां भी कुछ 23 या 35 लोगों की जान गई थी। उसके बाद भी लोगों ने कई बार शिकायतें की थी कि यहाँ से ये कंपनी या विस्फोटक इस तरीके से उसका इस्तेमाल रोका जाए या उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। CM भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहाँ से इस कंपनी को या तो शिफ्ट किया जाएगा या वहां इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि लोगों की अब आगे हादसों का शिकार ना हो। आज तक वैसा कुछ नहीं हो। सिंगरौली से आज ही हमारे पास ये खबर आई है। शैलेंद्र जी लगातार सवाल, शैलेंद्र जी आपके पास आता हूं, लेकिन राजेश जी वही जो सवाल की अफसरशाही क्या वाकई बिल्कुल इतना अनसुना करने लगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस मामले में आपको एक्सप्लेनेशन या जो भी एक्शन है वो टॉप से शुरू करना चाहिए। आपको पहला सवाल, आपको एक एक्सप्लेनेशन कॉल करना था जो प्रमुख सचिव गृह हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनसे कि आपने 3 महीने पहले अगर एक विस्फोटक विशेषज्ञ ने जानकारी दी कि झाबुआ जिले में इस तरह के अवैध विस्फोटकों का वहाँ पर संग्रहण हो रहा है और उसका गोरख धंधा चल रहा है, तो क्या एक्शन किया? आप आज प्रदेश व्यापी मुहिम चला रहे हैं। आप सिर्फ झाबुआ का स्पेसिफिक उनका लेटर था, ऐसा नहीं था कि कोई उनने हियरसे के आधार पर बात कही हो। तो ये आपके लिए सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऊपर से जब कार्रवाई करेंगे तब नीचे होगा। TI तो दोषी है ही, लेकिन ऊपर से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, यही जो सवाल उठ रहे हैं कि यूरिया की दुकान पर भी अगर जिलेटिन की छड़ें रखी हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी है साहब। लोग शिकायतें करते हैं, अधिकारी सुनते नहीं है। बड़े अधिकारी तक बात पहुंच जाती, वो भी नहीं सुनते हैं। फिर जब धमाका होता है तो फिर हम तमाम जांचें बिठा देते हैं, मुआवजा बांट देते हैं। लेकिन इससे देखिए, जांचें बिठाना और मुआवजा बांटना ये कोई विषय नहीं। मुआवजा बांटना जैसे एक शब्द का प्रयोग आपके कार्यक्रम में किया गया था, मुझे उससे आपत्ति है, दुख है कि मरहम जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही शासन की ऐसी कोई मंशा इसमें होती है, किसी भी कोई भी शासन हो, ये कोई मरहम नहीं होता। ये तुरंत की आवश्यकताओं के लिए शासन एक आकस्मिक दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की क्षति होती है तो शासन अपनी व्यवस्था से प्रयास करता है कि परिवार में पूरे के पूरे घर परिवार मिट गए। शैलेंद्र जी, क्या मरहम लगाएंगे और क्या क्षति मरहम? मैं शब्द पर आपत्ति कर रहा हूँ कि ये आपकी तरफ से कहा गया, मेरे को ठीक नहीं लगा ये शब्द। हम कोई नहीं लगा सकता। ये जो नुकसान है, जो क्षति होती है, इस पर किसी प्रकार की कोई पूर्ति नहीं हो सकती। ये समाज का एक कर्तव्य होता है जिस कारण से शासन इस प्रकार की कोई पहल करता है, लेकिन उसको कोई वो इस चर्चा का विषय नहीं हो, ना ही हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। जहां तक प्रश्न है कि जगह जगह कहीं पर अगर इस प्रकार की चीजें हैं जहां संग्रहण गलत तरीके से होता है, निश्चित रूप से शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा है कि यहाँ शिकायतें हैं, कहीं पर शिकायतें इस प्रकार की अगर सार्वजनिक शिकायतें हैं उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और यहाँ पर एक दुर्घटना होने के बाद, एक दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना के बाद में मुख्यमंत्री को गृह सचिव से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, मुख्यमंत्री जी ने किया है नहीं किया है, ये कोई सार्वजनिक रूप से यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो करना है वो गृह सचिव और अपने मुख्य सचिव को निर्देश दे चुके हैं, वो दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, इस प्रकार की दुर्घटना होते ही वहां पर अगर कुछ हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर के लोगों के बीच में रह करके बिना किसी प्रकार की प्रशासन की सारी कमियों को उन्होंने खुद एक नेतृत्व स्वीकार करके आगे गए हो और वहां रह करके उन्होंने सड़कों पर रहकर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे, वो जमीन पर बैठे लोगों का दुख दर्द कम करने की कोशिश की। मेरी बात पूरी होने दे। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जांच और बाकी जो विषय हैं वो भी उतनी गंभीरता से होंगे जितनी गंभीरता से आज मुख्यमंत्री जी वहां पर है। और उसमें चाहे वो गृह सचिव हो, चाहे जैसे राजेश जी ने कहा कि गृह सचिव को कोई पत्र था सूचना, तो ये कहीं जांच के दायरे के बाहर जा ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी, चाहे गृह सचिव हो या मुख्य सचिव हो। ठीक है, अगर उनको पत्र लिखा गया है और उसके बाद भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नीचे कोई एक्शन के लिए नहीं कहा, तो उनके ऊपर वो भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें कहीं लेकिन हम वो लोग नहीं है जो किसी को हवाई जहाज उपलब्ध करा करके बाहर भेज दें
आज अभी पंकज जी आरोप लगा रहे थे कार्रवाइयों का और एसपी कलेक्टर हटाने का। हजारों, इसी शहर में हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार, मुआवजा तो छोड़िए, भीख बांटी की 200 रुपए महीने की, अब क्या उस पर चर्चा करते हैं? मैं राजनीति पे बात करना नहीं चाहता, इसलिए माफ करें पंकज जी, हम उन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते। किसी भी शासनकाल में ऐसी दुर्घटनाएं हो वो स्वीकार्य नहीं है। हम हमने किसी को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा करके नहीं फरार कराया है। ठीक है, हम दूसरी दिशा मुड़ जाएंगे। हम उस पर चर्चा ना करें तो अच्छा। जी पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपेश जी, मेरा आपका और राजेश सिरोटिया साहब तीनों का आग्रह इस बात को लेकर था कि मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि टीआई के सस्पेंशन के अलावा कौन सी कार्रवाई उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के, शैलेंद्र भाई मेरी बात पूरी जाने कृपया, कौन सी कार्रवाई करी। हमने पुराने दृष्टांत भी दिए जिसमें कार्रवाई नहीं होती, जांच के बाद बरी कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है शैलेंद्र जी, जिसका बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने त्वरित एक्शन लिया। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे बाद वहां पहुंचे। नंबर 1, गृह मंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब वो 8 घंटे बाद वहां पहुंचे, जबकि ये वो मुख्यमंत्री और सरकार हैं जिनके पास यातायात का सबसे तेज संसाधन मौजूद था। और मुख्यमंत्री जी 8:30 बजे का हादसा है, यदि चाहते तो 10:30 11 बजे तक वहां जाकर, शैलेंद्र भाई बात पूछा, वहां जाकर वापिस आ सकते थे, लेकिन उनके लिए आवश्यक था कि हिंदी सम्मेलन में मौजूद रहते। गृह मंत्री के पास समय नहीं था, वो दोपहर बाद जाते। तो हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी मान लीजिए बहुत व्यस्त थे, उनके लिए राजनाथ सिंह जी का स्वागत अनिवार्य था, तो गृह मंत्री जी, अंतर सिंह आर्य साहब जो शाम तक वहां पहुंचे, डीजीपी साहब, चीफ सेक्रेटरी, ये किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये आपकी सरकार की गंभीरता। और शैलेंद्र भाई माफ कीजिएगा, एक कड़वा सच है कि मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण शून्य के बराबर है। इसीलिए ये स्थिति है कि अधिकारी उनकी, शैलेंद्र जी राजनीतिक चर्चा नहीं है ये, हम हमारी बात कर रहे हैं, सच है मध्य प्रदेश का। आप बताइए टीआई के अलावा किसको सस्पेंड किया? अभी 72 घंटे बाद ये तय नहीं हो पाया कि कौन सा काम होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप एसीएस होम को उनकी कुर्सी पर रखते हुए आप ये जांच करेंगे तो जांच तो रफा दफा निश्चित तौर पर जो प्रथम दृष्टया दोषी है सिरोटिया साहब ठीक कर रहे हैं, उनको तो कार्रवाई करिए कम से कम। आप कुछ नहीं तो एसपी कलेक्टर पर कार्रवाई करके बताते, पर जिन मुख्यमंत्री में ये प्रशासनिक साहस नहीं है कि कलेक्टर नकेल डाल पाए तो क्या मध्य प्रदेश चलाएंगे? ठीक है पंकज जी, एक दर्शक है बैतूल से हमारे साथ, दुर्गेश, अपना सवाल कीजिए। दुर्गेश जी। दीपेश जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी पंकज जी से अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि कांग्रेस इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस उस पर इतनी बड़ी सियासत कर रही है, कांग्रेस को ये सियासत करना शोभा नहीं देता, और जबकि कांग्रेस ने इस घटना पर अपना मध्य प्रदेश शासन का साथ देना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करना चाहिए। चलिए पंकज जी इसका जवाब लेंगे। मैं एक और आपके पास आता हूँ, एक दर्शक और है हमारे साथ में, अलीराजपुर से एक दर्शक है हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा घटना घटने के बाद ही जांच क्यों की जाती, इसके पहले क्यों नहीं जांच करी? और दूसरी बात कि मैं ये बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता दोनों से क्वेश्चन करूंगा कि आज एक गंभीर समस्या की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आप लोगों ने जांच क्यों नहीं करवाई? ठीक है, सिलवानी से एक और दर्शक है हमारे साथ में, राघवेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल पत्रकार महोदय से है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो 1600 पे इस तरह की राजनीति कर रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये गोधरा पार्ट 2 है, क्या ये समझदारी का सबूत दिया है? चलिए उसका वो जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके जो बयानबाजी हुई है कि नंद कुमार सिंह चौहान कहते हैं कि एक अफसर कोई घर घर जाकर चेकिंग नहीं कर सकता, उधर दूसरी तरफ पंकज जी एक घेरने वाली बात, बिल्कुल आ रहा हूं आपसे जवाब ही लूंगा कि सत्यदेव कटारे ने कहा था, नेता विपक्ष आपके, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी कि 3 दिन का आप राजकीय शोक घोषित कीजिए। अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए, आपके दफ्तर में आज ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि साहब पीसीसी का जश्न मनाया जा रहा था, नई कार्यकारिणी का। तो ये अपनी बातों से पलटने की बात है, फिर जनता में आक्रोश आता है कि आप जब घटना हो जाती तो घेरने, चूंकि सरकार में बीजेपी है तो फिर आपको घेरने का पूरा मौका मिल जाता है। और जिस तरह की बातें आपके जो सवाल किया दर्शक ने, उसका भी हम चाहेंगे जवाब। देखिए, मैं पहले दर्शक के सवाल जो था उसको उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमको सरकार का साथ देना चाहिए। मेरे मित्र, मैं माफी चाहता हूं कि हम ऐसी सरकार का, जिसमें सरकार के नाम पर इस प्रकार की घटनाओं का बोलबाला हो, जिन बातों से मध्य प्रदेश का मुंह काला हो, हम ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे, भले ही जनता और आपकी कोई सोच हो सकती हो। जहां तक आपने बात करी इस घटनाक्रम की, तो मैं एक विशेष बात और देना, आपकी जानकारी लेना चाहूंगा कि यही मुख्यमंत्री जी ने आज से 10 दिन पूर्व, इस घटनाक्रम से 7 दिन पूर्व पेटलाबाद में उसी बस स्टैंड पर एक आम सभा करी थी जहां पर ये विस्फोट हुआ। तो आप कल्पना कीजिए, ईश्वर न करे, यदि उस समय ये घटनाक्रम घटित हुआ होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो हमारी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान से नहीं है,
हमारी पीड़ा उस सरकारी व्यवस्था से जो है, जो इतनी निकम्मी और नाकारा हो चुकी है कि जिसमें मुख्यमंत्री तक की जान दांव पर लगा दी जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? डीपी जी वो जानना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो इसको गलत समझ रहे हैं। हमारा आशय उस व्यवस्था से, वो व्यवस्था में शिवराज जी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था अपने मुख्यमंत्री की जान को दांव पर लगा देती है, और इसका जिम्मेदार कौन है? दीपेश जी, वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की सभा को बस स्टैंड पर क्लियरेंस दिया था? क्या वहां जांच नहीं करी? आप नहीं, राजेश जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कई शहर ऐसे हैं जो बारूद के ढेर पर बैठे, वो तो उनकी जांच होना बाकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और यदि उन्हीं की सरकार उनकी सुरक्षा को दांव पर आकर सभा करती है तो जिम्मेदार कौन? ठीक है राजेश जी, ये अब इतनी तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन क्या कहें इसे? सांप निकलने का, लाठियां पीटने का क्या एक प्रचलन में आ गई है तमाम चीजें? एक वो कसावट क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये मूल मुद्दा ये है कि अवैध तौर पर विस्फोटक आता कहाँ से, लाता कौन है, पहुंचाता कौन है, पहुंचता कैसे है, ये सवाल है। इनकी जांच होना चाहिए। कोई व्यक्ति के पास में 10 किलो का लाइसेंस है तो वो 100 किलो कहाँ से रखे हुए हैं? ये कहाँ पर ऐसी जगह पर क्यों बन जाते हैं? इनकी चेकिंग कितने बार होती है? इन जगहों का निरीक्षण, स्थल निरीक्षण कब होता है? ये सारे सवाल है, इनके बारे में चिंता सब कागजी खाना पूर्ति राजेश भैया, सब कागजों में चल रहा, पैसे ले देकर मध्य प्रदेश की जान को दांव पे लगा दिया। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए कि इतना वक्त बीत गया, राजेंद्र कासवा जो वहीं पर मौजूद था, उसे आपकी पेटलावत छोड़ी झाबुआ पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो बड़ी आसानी से फरार हो गया, कब गिरफ्तार होगा कुछ पता नहीं। इसके बाद जो जी राजस्थान से जो विस्फोटक के बताया जाता है कि ट्रक वहां से आते हैं, बड़ी आसानी से क्लियरेंस होकर के या आंध्र तरफ या महाराष्ट्र तरफ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। और जब 160 ट्रक गायब हुए थे कुछ साल, चंद साल पहले आप ही की सरकार थी, हम ढूंढ नहीं पाए थे कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रक कहां गायब हो गए। यानी उस हादसे से हमने कोई सबक नहीं लगा। वो ट्रक आतंकियों के हाथ लग जाते, जिलेटिन की छड़े आतंकियों के हाथ लग जाए, क्या कुछ नहीं कर सकते। हम इतनी तमाम बातें करके अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो अलर्ट जारी होता है, आपके 4 पुलिस वाले चौराहों पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ये सुरक्षा के नाम पर होता है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक किए जा रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने 102 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भी अगर वाकई ये जो अगर पंकज जी या राजेश जी को आपत्ति है कि कोई बड़े एक्शन क्यों नहीं लिया, वो कोई एक मैसेज दिया जाता वल्लभ भवन से या सीएम हाउस से, तो शायद पूरी प्रशासनिक जो आपका जो ढांचा वो सुधर जाता शैलेंद्र जी, लेकिन उसकी कमी दिख रही है। दीपेश जी, पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस पूरे कार्यकाल में ये जो घटना पेटलावद में हुई है, ये विस्फोट की घटना, इस घटना के पहले आपने जिन भी घटनाओं का आपने जिक्र किया है, ये घटनाओं में कहीं कोई तस्करी किसी प्रकार की अगर विस्फोटक पदार्थों की हो रही है और हुई है, तो उस पर किसी प्रकार की अगर रोकथाम नहीं हुई होती तो इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी होती मध्य प्रदेश में। ऐसी घटनाओं के बारे में मैं यहाँ देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जितनी प्रकार की सतर्कता ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे गृह विभाग के द्वारा जो कुछ भी कदम, जहां पर जितनी जानकारियां मिलती हैं उसके हिसाब से उठाए जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी चीजें यहां पर होती रही हैं। कहीं इस प्रकार की सुरक्षा की कोई चूक, ऐसी कोई बड़ी चूक सामने नहीं आई है। ये घटना हुई, इस घटना में जो कुछ भी विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट किस कारण से हुआ, ये हम सब के लिए चिंताजनक है। इसमें कोई बात नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि हाँ ये चिंता का विषय है कि ये इतना प्रकार का जखीरा क्यों हुआ, ये विस्फोट कैसे हो गया। आखिर इतने बड़े प्रदेश में जहां पर चारों तरफ माइनिंग का काम चलता है, हर जिले में माइनिंग का काम चलता है, हर प्रकार के लोग, कोई किसी एक राजनीतिक दल या एक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग नहीं है, हर प्रकार के व्यापार करने वाले लोग किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे। यहाँ मैं, चूंकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आज इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगा, पंकज जी बार बार खींच करके वहां ले जाने की कोशिश मैंने ले जा रहा शैलेंद्र जी। देखिए, मैं अगर यहाँ नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत सारे मेरे पास भी नाम है, क्यों आप 50 लेंगे, मेरे पास 100 नाम है। शैलेंद्र भाई, हमारा आग्रह, छोटी टिप्पणी, शैलेंद्र भाई फिर करिएगा। मैं आपने कहा कि मध्य प्रदेश, शैलेंद्र भाई एक छोटी बात पूरी करिए ना। आपने कह लिया शैलेंद्र भाई, अभी नहीं कहा, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मैंने उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। अब बताइए आप सुरक्षा आप अपनी तरफ से कह सकते हो। अरे सच है, ये सच है, झूठ कह रहा हूँ तो बोलिए आप। अरे भाई सच है, आपके हिसाब से सच है। अरे मेरे हिसाब से नहीं, आप किसी अधिकारी, आप क्या मुख्यमंत्री की सभा नहीं हुई थी वहां पर उसी बस स्टैंड पर? आप वहां के जांच पुलिस अधिकारी
जानकारी नहीं है पंकज जी। अरे जो सत्य वो सामने शैलेंद्र जी, जो जांच और पुलिस अधिकारी उनको तो संरक्षण दे रहे हैं आप, सीआई को सस्पेंड कर दिया आपने। मुझे मेरी बात बाकी सबको बचा रहे हैं आप। आपने अपनी बात बोल दी, संरक्षण की बात मत करो। शैलेंद्र भाई आप घुमा फिरा के राजनीति। ठीक है पंकज जी, पंकज जी आपकी बात ले लेते हैं। शैलेंद्र जी देंगे जवाब। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तो अभी तक नहीं गए यार, बैठ करके कैसी बात करो, जानकारी दुरुस्त करिए। अरुण यादव जी और भूरिया जी सबसे पहले वहां पहुंचे, अपनी जानकारी शैलेंद्र भाई ठीक करिए। कॉन्फ्रेंस करके शैलेंद्र भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लौट कर करिए। अरुण यादव जी सबसे पहले पहुंचने वालों में आपके। चलिए वो सुनिए, आप दोनों सुनिए, दो जितने नेता गए हैं, पंकज जी शैलेंद्र जी जितने नेता वहां गए सभी को बैरंग लौटाया। जनता ने वहां की इतने गुस्से में थी, इतनी आक्रोशित थी कि जो पार्टी का नेता पहुंचा वहां पर सियासी रोटियां सेकने, जनता ने सब पर अपना आक्रोश निकाला। सागर से एक दर्शक है हमारे साथ में, मुरलीधर जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मुरलीधर पटेल बोल रहे थे सागर से। जी बताइए सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग जो है वो काले धंधे जितने भी गलत काम है उनको चला रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, उनका दुकान है, धंधा है, चल रहा है। ठीक है, आपके यहाँ कुछ होता है ऐसा, आपके नॉलेज में है? जुआ, शराब, सट्टा, जो भी गलत काम हो उससे पुलिस पैसे कमा रही है, चला रही है उसको। चलिए शुक्रिया हमसे। राजेश जी यही इसी सवाल पर आ रहा था, क्या संभावना आगे आप देखते हैं? बिल्कुल सही सवाल उसने किया है और सही जानकारी के आधार पर किया है। यहाँ हो ही रहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म के अपराधी हैं इनको पुलिस प्रेशर देती है और छुटभइयों को पकड़ती है, यही दिक्कत है, क्योंकि उनको उस पर पैसा मिलता है और इस व्यवस्था को रोक नहीं पा रहा कोई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। शैलेंद्र जी आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि बाकी शहरों में इस तरह की घटनाएं नहीं, बाकी हादसे नहीं, जब तक चोर चोरी करते नहीं पकड़ा जाता तभी तक वो साहूकार रहता है। आप क्या सोच रहे हैं कि हर शहर में इस तरह की घटनाएं होने लगे तब हम जागेंगे या तब हम अपनी सीट खत्म पाएंगे? दीपेश जी, आप और हम भी इस शहर में अगर सुरक्षित कहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें पुलिस प्रशासन का कुछ काम होगा, उनका कुछ सहयोग होगा। हम इस तरीके से सारे पुलिस प्रशासन को या सारी चीजों को एक बार एकदम से उनको कटघरे में खड़ा कर दें और उन सबके खिलाफ कार्रवाई की बात करें, मैं नहीं समझता कि ये ठीक बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रशासन को, शासन को, प्रत्येक व्यक्ति को सबक लेना चाहिए। हम सबको कहीं ना कहीं इस प्रकार के मापदंड स्थापित करने की आवश्यकता है कि इनकी पुनरावृत्तियां ना हो, इनसे बचा जा सके। आप और हम में से ही कोई पुलिस में नौकरी करता, हमारे परिवारों में से ही लोग हैं जो व्यापार करते, हम ही में से कुछ लोग उनके पास संसाधन होते हैं, उनके पास सुविधाएं होती है, उनके पास अधिकार होता है, उनके पास पावर होता है। हम आप जाके किसी दुकान की चेकिंग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेकिंग करने की बात, मैं कह रहा हूँ जो उनका काम था वो उन्होंने नहीं किया, तभी इस तरह की घटना हुई। शैलेंद्र जी, दीपेश जी, न सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जो डायरेक्ट रूप से सीधे तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन आखिर उससे बड़ी, हमने चर्चा के शुरू में ही कहा, एक दर्शक ने भी पूछा था कि कसाबा पर कौन सी धारा लगेगी, तो आखिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जिसकी बनती है वो एक व्यापारी हम सब में से किसी के बीच का है ना। हम वो व्यापार करके नियम तोड़ रहे हैं, खुली छूट किसने दी? यही बात है, उसने, उसकी भी गलती है, उसको जिसने छूट दी उनकी भी उतना ही दोष है, दोष किसी का कम नहीं है। क्या हम इस घटना से सबक लेकर के कुछ इस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था के लिए सुझाव दे सकते कि कुछ किस प्रकार की कार्रवाइयां त्वरित की जा सके, कौन सी चीजों पर नजर रखने के लिए किस तरह से हम त्वरित काम कर सकें? तमाम नियम कायदे आप ही की सरकारों ने, आप ही के अधिकारियों ने बना, उनका पालन नहीं हुआ। यही हमारा दुर्भाग्य कि जब पेटलावत, वही हम आपको बताना चाह रहे कि आज इंदौर में भी छापे पड़ गए, आज तमाम शहरों में छापे पड़ गए, फटाखा व्यापारियों को शहर के बाहर किया जा रहा, आज तमाम गाइडलाइन याद है, तमाम नियम कायदे याद है। राजेश जी, ये कितने दिनों की कवायद आपको लगती है कि आपको संभावना है कि 102 लोगों की मौत जाया नहीं जाएगी? कम से कम अब ऐसी कोई व्यवस्था हो जाएगी प्रदेश में कि हाँ भाई अब कभी पेटलावत हादसा नहीं होगा? मैं देखना चाहूंगा कि अगले 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं। अन्यथा अगर ऐसे ही चलता है तो इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और शैलेंद्र जी जहां बात करें कि सिर्फ एक ही जगह का है, इस भोपाल में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस का खुद का बारूद डिपो है कोटरा सुल्तानाबाद में, उसके बाजू में बस्तियां बसा दी गई हैं, बारूद के ढेर पे बैठी हुई बस्ती, किसी भी दिन हादसा होगा कौन जिम्मेदार होगा उसका? शैलेंद्र जी, भोपाल का यह हाल है। नहीं, मुझे जो राजेश जी कह रहे हैं इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई है तो निश्चित रूप से वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से कोई बारूद का डिपो बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी चीजों के बना सकता? मुझे दीवार में लग के बस्तियां बस गई है सर, उसकी दीवार से बस्तियां बसा दी। शैलेंद्र जी, बात बस यहीं पर आती है कि हम अफसरशाही को इतनी छूट क्यों दे रहे हैं कि वो चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार शायद शिष्टाचार में प्रदेश पुलिस के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए शायद वो शिष्टाचार बन गया, इसीलिए बेरोक टोक गुंडे हो, बदमाश हो, आप सिंघम अभियान कुछ दिन चलाते, 4 गुंडों को पकड़ के उठक बैठक लगवा दी नीतीश्री, लेकिन कौन सी
हत्याएं होनी बंद हो गई, या कौन सी स्मगलिंग बंद हो गई, या कौन सी चोरियां बंद हो गई? इसका जवाब ना आपके गृह विभाग के पास है, ना गृह मंत्री के पास है। वो बातें फिर ऐसी कहते हैं कि उस पर नया विवाद शुरू हो जाता है। पंकज जी, विरोध आपकी भी पार्टी का हुआ, आपके भी नेताओं का हुआ। केवल सियासत ना हो बल्कि सकारात्मक सुझाव भी अगर दिए जाए आगे आकर के, क्योंकि ऐसी घटना नहीं होती तो शायद आपको मौका नहीं मिलता, और जो झाबुआ उपचुनाव आपके हाथ से जाता निकलता दिख रहा था, शायद अब आप उसमें पासिंग में बैठने लगे कि मुकाबले में आ गए हैं अब आप। क्या सियासी रोटियां कांग्रेस सेकेगी, या फिर वाकई यहां पर इस हादसे से सरकार को मजबूर कर देगी कोई सबक लेने के लिए? देखिए, हम तो सरकार को सबक भी देना चाहते हैं और सुझाव भी देना चाहते हैं। सुझाव दिया कि प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई करके संदेश स्थापित करिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब का शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक पकड़ कमजोर हो रही है तो सवाल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल मध्य प्रदेश के उन 7.5 करोड़ लोगों का है जिनके जो मुख्यमंत्री जी के भरोसे पर सुबह से रात तक जिंदगी काटते हैं। और यही पीड़ा कांग्रेस पार्टी की है, और हमने यही निवेदन मुख्यमंत्री जी किया कि आप ऐसा कुछ तो करिए मुख्यमंत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर कोई व्यक्ति किसी शहर के बीचों बीच विस्फोट लेकर ना बैठे। और उसके मामले में अब 72 घंटे निकलने के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाती, तो ये पुलिस की अक्षमता पर हम सवाल उठा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त करिए। और 165 की मेजोरिटी वाली सरकार को 58 लोगों की कांग्रेस पार्टी दीपेश जी सुझाव दे सकती है। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के सुझावों को राजनीति के स्वरूप में लिया जाता है और ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मुझे खुशी होती कि नंद कुमार सिंह चौहान साहब और शिवराज सिंह चौहान साहब खुले मन से स्वीकार करते कि हाँ, हम 12 साल के शासन के बाद भी आज प्रशासन के कुछ बिंदुओं पर कमजोर है और मध्य प्रदेश में वो जो माफिया है, चाहे वो किसी से भी जुड़े, वो मजबूत है, तो शायद बेहतर होता। पर यह बहुत दुखद है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक आरोप लगाया। बिल्कुल राजेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। वो जैसे ही पंकज जी आप ये स्वीकार करवाएंगे, अगले ही क्षण आप डिमांड करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, आप लोगों की राजनीति जिस तरह से राजेश जी हमारे पंकज जी आपने बोला, आप लोग जिस तरह से मुद्दे को बात कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसी का फायदा ब्यूरोक्रेट्स उठाते हैं। आप सही मायने में सारे लोग फोकस करें इस चीज को कि हम ब्यूरोक्रेसी को सही कैसे बनाएं, इस बारे में बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। सियासत करने का मतलब नहीं है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है गोधरा पार्ट 2 का क्या बयान दे रहे हैं। राजेश जी, हम तो चाह रहे हैं कि दंडित करिए ना, जो आपने जिक्र किया कि आज जो पीएस होम जो एसीएस होम होगा उनकी बात करिए। मैंने आग्रह किया एसपी कलेक्टर एडीएम एसडीएम पर कार्रवाई हो। क्यों इन बड़ी मछलियों को सरकार ने बख्शा है? कब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दंड का संदेश देगी जिससे न्याय का, कानून का, शांति का शासन मध्य प्रदेश में दिखे? ऐसे अचानक असमय 100 लोग मौत के मुंह में ना जाए, किसी का शव पेड़ पर गया, किसी के छत पर गया, ऐसी स्थिति न बने मध्य प्रदेश। ठीक है पंकज जी। शरण जी, बहुत सवाल हैं, अभी भी सुलग रहे हैं। पेटलावत की जनता भी पूछ रही, पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही कि 12 साल से प्रदेश में आपकी सरकार, अब तो रच बस जाना चाहिए था आपके सरकार के नुमाइंदों को भी, आपके प्रशासन को, लेकिन नब्ज नहीं पकड़ पा रहे कि समस्या क्या। अगर हरदा ट्रेन हादसा होता उसके बाद फिर वही कमियां सामने आती हैं, उसके पहले कोई और हादसा होता तो वहाँ कमियां सामने आती हैं, फिर आप कहते कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन ये अंतहीन सिलसिला ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा होता फिर हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को आप दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। शैलेंद्र जी, कोई भरोसा यहाँ पर आज आपको देकर जाना होगा कि नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान उतने सशक्त हैं कि अपनी पूरी अफसरशाही पर वो लगाम लगा के रखते हैं, और अफसरशाही सरकार से बड़ी नहीं हो गई, सरकार के नीचे उसे काम करना और जनता के लिए काम करना है। केवल चंद रुपयों की खातिर नहीं बिक सकते आपके अफसर, आपका पुलिस तंत्र। ऐसे में शैलेंद्र जी की आखिरी टिप्पणी भी, और शायद आपकी बातों से ज्यादा मरहम लगेगा, हम फिर उसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई चोट लगती तो मरहम ही लगाते हैं, उसका तभी इलाज होता है। ठीक है, वो जो शख्स गए वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हम कम से कम बातों से तो दिलासा देते हैं, ढांढस तो बंधाते हैं। दीपेश जी, दिलासा और ढाढ़स देने का जो भी काम है वो प्रदेश के मुखिया ने त्वरित अपने एक्शन से करके दिखाया है, और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी इस वक्त सिर्फ एक ही हम सब अपेक्षा करते हैं, एक ही कामना करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए क्या जरूरी किया जाना है वो सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था तुरंत करे। किसी भी प्रकार की कोई चूक आगे ना हो, इस प्रकार की कोई विभत्स दुर्घटनाएं फिर से न घटित हो, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जनता को ये भरोसा रखना चाहिए कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित किया जाएगा, सरकार के द्वारा त्वरित किया जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। उम्मीद करते हैं कि जो आप भरोसा दिला रहे हैं उस भरोसे पर खरा उतर कर आप प्रदेश की जनता को दिखाएं। पंकज जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन वो शायद स्वरूप बदलना होगा, क्योंकि जनता भी सब समझती कि कब क्यों किस तरह का बयान दिया जाता है, लेकिन जनता इससे आजिज आ रही है और जो लगातार आपके चुनाव में हार होती, शायद वो भरोसा आप कायम नहीं करवा पा रहे हैं। फिर भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। राजेश जी, आपकी टिप्पणी, जिस तरीके आपने जो आज अहम बात कही है, देखते कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है और कितना संतुष्ट प्रदेश की जनता को सरकार कर पाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की पेटलावद में सारी हदें पार करने वाली उस लापरवाही की, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को बेवक्त इस दुनिया से चलता कर दिया। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, किसी से माँ का ममतामय आंचल उठ गया, तो किसी के माथे का सिंदूर मिट गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी दर्दनाक हादसे नहीं हुए। हादसे तो बेरहम होते हैं, जो ना चाहते हुए भी कई बार घट जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो तब तड़प में बदल जाती है जब इन हादसों के पीछे जिम्मेदारों के लापरवाही और चंद लोगों के लालच की बू आती है और फिर उस हादसे पर सियासत शुरू हो जाती है। ऐसे में हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद शासन प्रशासन इस घटना से सीख लेगा, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अवैध तरीके से किए जा रहे हर काम में रोक लगाई जाएगी, न लालच न लापरवाही फिर से इंसानों की जिंदगी लील पाएगी और आखिर में शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों और हमारे हुक्मरानों के लिए सिर्फ एक संदेश कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहा, वो जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ सुलगते सवालों उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। हर सफर बड़े बेधड़क सड़क, हर सफर बड़े बेधड़क सड़क, गली चौक चौराहों से गांव गांव चौपालों तक। हर तरफ बड़ी, हर तरफ सड़क, हर तरफ बड़ी, हर तरफ सड़क। याद करो वो लम्हे जब दिल जाता था धड़क। फिक्र नहीं अब चैन सड़क, अब सबकी है ये शान सड़क। चले 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 रुके नहीं अब काम यही पैगाम विकास की अब बयान है सड़क। ला 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 ला। बहती हवाएं कहती है रोशनी हम में रहती है। बहती हवाएं कहती है रोशनी हम में रहती है। बहती हवाएं कहती है रोशनी हम में रहती है। बहती हवाएं कहती है रोशनी हम में रहती है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश रच रहा है नया इतिहास। अक्टूबर 2014 तक 472 मेगावाट की परियोजनाएं की जा चुकी हैं स्थापित। 2015 तक 1000 मेगावाट
और 2017 तक 3000 मेगावाट पवन ऊर्जा संभावित है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिले हैं 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7,000 मेगावाट क्षमता की 150 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है। और ये सब संभव हुआ मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा क्रियान्वयन नीति के तहत। मध्य प्रदेश सरकार की संजीदगी ही है कि पवन ऊर्जा के विकास के लिए बाकायदा नवकरणीय ऊर्जा विभाग बनाया गया। नवकरणीय पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं के जरिए नई इकाइयों के साथ रचे जा रहे हैं नए कीर्तिमान। अक्षय ऊर्जा है पवन और सौर। मध्य प्रदेश बनेगा देश में सिर्फ